हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। वेद चतुर्वेदी जी, इन तस्वीरों को देखती हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब 17 तोपों की सलामी सुनती हूं। ये मुकाम केवल एक सैनिक को हासिल हो सकता है, ये सम्मान केवल एक सैनिक को हासिल हो सकता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उनको इतने नजदीक से देखा है। तो ये दुख मेरा खुद का व्यक्तिगत भी है और देश को तो है ही, पूरा देश देख रहा है। और देखिए, परिवार वालों को का तो दुख बहुत ही बड़ा दुख है, बहुत बड़ी क्षति है। और बहुत हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऊपर वाला हम सबको, परिवार वालों को, इस देश को ये शक्ति दे कि हम इस दुख से उबर सकें। और ये सब जितने तस्वीरें आ रही हैं, इनको देख के आदमी निशब्द हो जाता है। क्या बोले बताइए कि एक आदमी जो कि अकल्पनीय, हम सोच भी नहीं सकते थे, नॉट थिंकेबल कि ऐसा कभी होगा, इतना दुखदाई। और इस तरह से हमको हमारे सीडीएस साहब, जनरल रावत साहब, जैसा आपने बोला ना कि यदि पूछा जाए तो आज जैसे इन जो लपटें देख रहा हूं मैं, उसमें भी उनका चेहरा मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इतने ज्यादा स्पष्टवादी थे। मैं सोचता हूं आज के जमाने में एक ऐसी पोजीशन में बैठ के आदमी जहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देता है, मैं उनको इतने नजदीक से देखा था कि वो किसी के लिए भी, उनके कितना ही नजदीक क्यों ना हो कोई आदमी, वो हमेशा स्पष्ट कह के उसको बताते थे कि नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है, या ये बात गलत हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ठीक करना चाहिए। एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। यही नहीं कि हमने एक सीडीएस खो दिया है, हमने एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया है। एक देखिए, आर्मी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक आर्मी की लीडरशिप है। बहुत से लोग हैं आर्मी में, लीडर्स जो जेन्युइन लीडर्स हैं, ये उनमें से आते हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन लीडर थे, जिनको आज हमारे, स्पेशली हमारे जो सैनिक हैं, जिनको बहुत ज्यादा समझते थे, वो जानते थे कि वो कितने स्पष्टवादी हैं, कितने ईमानदार हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि निश्चय, तो बहुत दृढ़ निश्चयी। देखिए, जब मैं बच्चों को देखता हूं, क्योंकि मैंने सबको देखा है, और मधुलिका जी के परिवार को मैं ज्यादा जानता था, विश्वास। हाँ, जनरल रावत के परिवार को तो हम लोग इतना जानते हैं कि भाई उत्तराखंड के हैं और इनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो जिसे कहते हैं कि एक सेकंड जनरेशन ऑफिसर। बट इनके परिवार को जब मैं देखता हूं, तो ये लोग शहडोल के पास एक मध्य प्रदेश में सोहागपुर जगह है, वहां की रानी साहिबा थी, मतलब रानी साहिबा की डॉक्टर थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे एक राज परिवार से आई थी। उन्होंने कभी किसी को नहीं दर्शाया कि मैं कोई एक राज परिवार से आई हूं। मेरे ख्याल से आर्मी वालों को, बड़े लोगों का मेरे ख्याल यही व्यक्तित्व होता है, जो फल जितना लदा हुआ होता है वो उतना झुका हुआ होता है, वो उतना हम्बल होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब आप बिपिन रावत की बात कहते हैं, जनरल बिपिन रावत, उनकी दूरदृष्टता ऐसी कि एक फ्रंट पर जहां पर चीन की एग्रेसिव पॉलिसी है, उसे काउंटर करना है, तो जो पाकिस्तान की चालबाजी है, जो चतुर चालें हैं, उसे भी काउंटर करना है। दो फ्रंट पर क्या सोच, क्या विचार और किस तरीके से वो आगे बढ़ते थे? देखिए, ये बात तो सही बात है कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जिनका आपने नाम लिया, वो एक स्ट्रांग लीडर से डरते हैं। तो स्ट्रांग लीडर थे, वो बहुत स्ट्रांग लीडर थे, और ये वो जानते थे, ये हमारा जो एडवर्सरीज, कि एक बहुत स्ट्रांग लीडर है इंडिया के पास। देखिए, कोई भी देश एक जिसे कहते हैं कि आर्मी चीफ भी होंगे, बहुत सारे लोग सीडीएस भी बनेंगे, बहुत सारे सीडीएस, बहुत सारे एक लीडर्स जो है, ट्रू लीडर ही हमको एक ऐसा सम्मान हमेशा दिलाता है इंटरनेशनल, कि हमारी एक इमेज होती है, एक नेशनल प्राइड होता है, देश का सम्मान होता है, तब आदमी आपसे डरता है।
एक इंटरनेशनल इमेज ही तो है। उनकी इमेज थी ऐसी कि बहुत स्पष्ट वाले और दूसरा दृढ़ निश्चय वाले। यदि उन्होंने निश्चय कर लिया कि हाँ कल कोई बात हो रही थी टीवी में मैं देख चतुर्वेदी रहा था। सर, माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और सब लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। वाकई में परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख का पल है और मैं तो ये कहूंगी इस वक्त वो तमाम दर्शक जो इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं वो लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आज अपनी प्रार्थना में जरूर इन परिवारों का नाम लीजिएगा, प्रार्थना में जरूर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम लीजिएगा, उनकी पत्नी का नाम लीजिएगा, ब्रिगेडियर लीडर का नाम लीजिएगा, उन तमाम 13 मृतकों का नाम लीजिएगा जिन्हें आज हमने खो दिया है, जो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। चतुर्वेदी जी, देश, देखिए सैनिक को क्या चाहिए। कभी कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था उस समय कि देखिए सैनिक को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। एक वो बलिदान के लिए तैयार है। तो हम लोग देश वालों से यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी इल्तिजा है कि आपने कभी देखा होगा हमारे एक डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो सोल्जर्स की बड़ी इज्जत है। इतना मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है अमेरिका, जहां पैसे की सबसे बड़ी कद्र है, बट वहां उस सबसे बड़ी इज्जत सोल्जर की है। वहां अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छी तरह से, वो हमें धीरे धीरे जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इस देश को यदि बचाना है, इस दौलत को बचाना है, यदि इवन इस मटेरियलिज्म को ही बचाना है, तो हमारे सोल्जर्स की समाज में एक सोल्जर्स को पैसा भी नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं चाहिए, बट उसको सम्मान जरूर चाहिए। तो ये हम हमारे देश के हर बच्चे को सीखना पड़ेगा। ये सच्चाई हमें स्कूलों में पढ़ानी पड़ेगी कि इंडियन आर्मी है जो हमारी बहुत सक्षम है, और इसकी हम यदि इज्जत करेंगे, हम एक हमारे यहाँ है ऐसा नहीं है, बट इसको एक हमें फॉर्मल रूप देना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि एयरपोर्ट पे कोई सोल्जर यूनिफॉर्म में जाता है तो सब लोग ताली बजाते हैं, पूरा क्राउड का क्राउड ताली बजाता है, तो उसको फील होता है कि मैं बहुत एक व्यक्ति हूं जिसका एक सम्मान है सोसाइटी में। वो सब चीजें हमें थोड़ी थोड़ी फॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। और आप जब ये बात कह रहे हैं ना सर, मुझे कल की वो तस्वीर याद आ रही है कि जब वो गाड़ी निकल रही थी जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को लेकर, किस तरीके से फूल अर्पित किए जा रहे थे, किस तरीके से अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे, मां भारती के सम्मान में नारे लगाए जा रहे थे। हमारा देश किस तरीके से इन सभी जवानों के साथ, सैनिकों के साथ, अफसरों के साथ खड़ा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है सर। हाँ, ये मैंने भी फोटोग्राफ देखे हैं, तो इससे बड़ा अच्छा एक अच्छा मैसेज जाता है, एक अच्छा एक जज्बा होता है हमारे, जिसे उत्साह सैनिकों का बढ़ता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम अपने सोसाइटी को देखिए। हमारे देश में हर कुछ था, आपने देखा है। कभी कभी बात होती है कि इस देश सोने की चिड़िया थी, तो क्या बात है कि हमारे पास क्या नहीं था। हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं थी, हमारे पास बहुत सारे राजा महाराजा, हमारे पास बहुत सारा सोना सब कोई कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता कि हम बहुत स्ट्रांग नेशन थे। तो वो सोने की, जब सोना कोई ले गया तब हमको पता चला कि हाँ, हमें भी एक बहुत स्ट्रांग सेना की जरूरत है। तो सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं बनाना पड़ेगी, उसको रक्षा करने के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग फोर्स की जरूरत होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूर्व मेजर जनरल जेके बंसल भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मेजर जनरल अशोक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल बंसल, आज चूंकि वक्त है, ये मौका है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों की चर्चा करने का। उनका व्यक्तित्व कितना विशाल था ये लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनका कृतित्व, सबसे पहले भारत की तीनों ही सेनाओं को, इन तीनों ही अंगों के बीच में एक तारतम्य बैठाना और साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना, और इसी प्रक्रिया के बीच जनरल बिपिन रावत हमें छोड़कर चले गए। जो जनरल रावत ने सीडीएस का पद संभाला था, ये बहुत अहम पद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पद जो रिकमेंड हुआ था स्वामीनाथन कमेटी ने 1999 में आफ्टर कारगिल वॉर,
लेकिन कोई ऐसा सुटेबल ऑफिसर नहीं मिल रहा था कि उनको अपॉइंट किया जाए। जब लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने देखा कि कुछ सुटेबल हैं और इनका जो कार्यशैली है और जो सबको लेकर चलने की कार्यशैली है, तो ये उनको अपॉइंट किया इस जगह पे। जो उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं या जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो इन्होंने कराया 2015 में। फिर जो 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, वो इनकी ही देखरेख में हुआ। एयर स्ट्राइक इनकी देखरेख में हुआ। और ये जो उन्होंने बड़े बेबाकी से एक वो बात अपनी कहते थे, और जो उन्होंने एक चीज दोहराई, जो कि फर्नांडिस साहब ने कहा था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चीन है। इन्होंने भी ये बोला चीन हमारा असली दुश्मन है और हमको 2.5 फ्रंट पे वार लड़ना पड़ रहा है, चीन, पाकिस्तान, और हाफ वॉर जो विद इन हमारे जो गद्दार हैं, जो देश के अंदर कदर करते हैं, उसे भी करना पड़ रहा है। तो इन्होंने इस चीज को समझा। दूसरा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो सभी लोग जानते हैं कि ये थिएटर कमांड की बात कर रहे थे और ये प्रपोजल इन्होंने दिया भी था, तो सेल्फ रिलायंट जो अपने आप को हम जो हमारे पास में युद्ध के जो औजार हैं, जो हथियार हैं, उसके लिए भी डीआरडीओ को के थ्रू 70% हथियार जो हिंदुस्तान में ही बने, ऐसा इनका विचार और ऐसी प्रक्रिया, हम सेल्फ रिलायंट हो गए। बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के पास बनाया। डोकलाम में इन्होंने जो है इतना जो वहां पे चीनी सेना को वापस जाने के लिए मजबूर किया। वहां ये पॉलिटिकल और जो मिलिट्री चीज थी, अपनी सेना को इतना मजबूत किया, और उनकी स्ट्रेटजी थी कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चाइना को जो मजबूर किया जाने के लिए। टू फ्रंट चैलेंजेस की सर आप बात कर रहे हैं, वाकई में टू फ्रंट चैलेंजेस पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और किस तरीके से चीन, एक चीज और, एक बात और बताना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत दूर की सोच की है कि इस समय हम सिर्फ रशिया या यूएस दोनों में से एक को नहीं साथ में लेके चल सकते, हमको रशिया और यूएस दोनों का साथ चाहिए। और जो यूएस के साथ हमारा इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन जो है, ये सब इन्हीं की ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने उसमें बहुत योगदान दिया है, जो ये चीजें सब हो रही हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तीनों सेनाओं को लेकर चले हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। बहुत सारी रुकावटें आई, उनको दूर करके इन्होंने जो कोऑर्डिनेशन बनाया है सभी सेनाओं की, आर्मी से थे, लेकिन सबका इनके ऊपर कॉन्फिडेंस था तीनों सेनाओं का। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी इनका बहुत अच्छा तालमेल, और जो आपने देखिए बहुत सही जगह पर इशारा किया। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र सर, देखिए पद एक गरिमा लेकर आता है, लेकिन उस पद पर आसीन जो व्यक्ति होता है वो उसकी गरिमा पद की और बढ़ाता है। आज आप जनरल बिपिन रावत को किस तरह से याद कर रही हैं? नहीं, जहां तक जनरल रावत की प्रोफेशनलिज्म की बात है, वो एक बहुत ही उम्दा किस्म के जनरल थे। उन्होंने जहां पे भी वो गए, जिस जगह भी कमांड किया, एक बहुत जबरदस्त मिसाल कायम की है। और उन्होंने बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट्स किए हैं। JNK के अंदर फॉर्मेशन कमांड की है, उन्होंने कोर 3 कोर में कमांड की है, जहां पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, और उनका परफॉर्मेंस हर जगह बहुत जबरदस्त रहा है। इसके बाद जब वो आर्मी चीफ बने, आर्मी चीफ के दौरान बहुत चैलेंजिंग टाइम आई। हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, और उसके साथ साथ चाइना के साथ भी टेंशन हुई। उससे पहले डोकलम पे हुआ हमारा फेस ऑफ। आई थिंक उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये रही है कि वो बहुत क्लियर थिंकिंग जनरल रहे, और उन्होंने कोई भी रेडिकल स्टेप लेने से कभी नहीं हिचकिचाए हैं, अगर वो स्टेप हमारी देश के नेशनल इंटरेस्ट में हो। और इसलिए उन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जो बहुत लोग कहते थे कि ये तो बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, एकदम इतना चेंज कैसे होगा। लेकिन जनरल रावत ने अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी काबिलियत से एक ऐसा काम करके दिखाया है कि जो बहुत ही उम्दा है। इसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं। अभी
मैं पहले आपसे सुन रहा था कि हमारे देश के अंदर या किसी भी सैनिक को क्या चाहिए, उसको चाहिए इज्जत चाहिए अपने देश से। तो मैं आपसे पूरा जो है एग्री करता हूं कि हमारे देश के अंदर सैनिकों की बहुत जबरदस्त इज्जत है। मैंने 1971 वॉर का टाइम मुझे याद है कि जब मैं उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट था, और जब हम विक्ट्री के बाद जब पालम में उतरे, बिकॉज हमको हमारे सीओ ने बोला कि भाई आप जरा 1 हफ्ते की छुट्टी हो आओ, तो हम जब पालम में उतरे तो वहां पर भीड़, पूरे हमारे देश के लोगों की भीड़ थी। वहां पे बहुत सारी हमारी लेडीज आई हुई थी। उन्होंने जैसे ही हमारा कोरियर उतरा, उस समय वो पालम मेन एयरपोर्ट पे उतरता था, हम सब की आरती उठारी, हम सबको तिलक लगाया, इतना अच्छा लगा। इसी तरीके से जब जब चैलेंजिंग टाइम्स आए हैं, कारगिल का युद्ध हो, 1971 आप बिल्कुल राजेंद्र सही कह रहे हैं, और मैं कहती हूं क्यों केवल वॉर सिचुएशन में ही हम ये सम्मान थे, हमें हर दिन सम्मान करना है, हमें हर दिन कहते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दिवाली पर एक दिया अपने शहीदों के नाम भी जलाएं। मैं कहती हूं हर दिन हमें इन तमाम प्रहरियों के नाम लेने चाहिए, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया और हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें सलामी दे रहा है। पूर्व मेजर जनरल अशोक उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आप किस तरीके से उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को याद कर रही हैं? मीनाक्षी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीवी पर जब मैं पहली बातचीत आपसे कर रहा हूँगा तो ऐसे दुखद मौके पर कर रहा हूँगा। मैं जनरल रावत के जो पूरे कार्यक्रम को और जो घटना इस समय घट रही है मान सम्मान देने की, उसका एक टाइम लिंकेज आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर जनरल रावत सीडीएस में एक सक्सेसर सीडीएस रहे होते, कि सीडीएस की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है और उसमें से एक सीडीएस हो गए होते और उसमें ये घटना घट जाती, या जो चीन का इस समय मौजूदा रिसर्जेंट है एंड बॉर्डर्स पे युद्ध के समान या विषम स्थिति पैदा हुई है, अगर वह समय नहीं रहा होता, या डोकलाम में उन्होंने जो किया चाइना के अगेंस्ट, वो घटना नहीं घटी होती, या इस समय चाइना के अगेंस्ट फोर्सेस एंड रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने के साथ साथ जो इंडियन फोर्सेस को बढ़ावा दिया जा रहा है उनको आगे बढ़ाने का, अगर वो काम इस टाइम फ्रेम में नहीं हुए होते तो शायद उनकी याद और ऐतिहासिक पन्नों में उनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें यह सब जानने की बहुत जरूरत है कि हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने और बहुत से और लोगों ने भी कहा था कि चाइना हमारा प्रथम दुश्मन है, लेकिन सेनाओं के बीच में जनरल रावत ने पहली बार न इस बात को कहा कि पाकिस्तान का अब अस्तित्व इस लायक नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके, और हमें उसे प्राथमिक एनिमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, हमारा फोकस चाइना की तरफ होना चाहिए। इस चीज को ना उन्होंने सिर्फ कहा, बल्कि उसको करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को या नेशन को क्या तैयारी करना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने ढेर सारे काम किए, क्योंकि उन्होंने चीन की एक मानसिक स्थिति का बहुत सही अध्ययन किया था। और वह चीन की मानसिक स्थिति यह है कि वह हमेशा शक्ति को प्रणाम करता है, सत्य से घबराता है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स की याद दिलाना चाहूंगा कि 1967 में चाइना ने सिक्किम के नथुला पास पर लोकल लेवल पर एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन जिस स्विफ्ट तरीके से इंडियन आर्मी ने वहां रिस्पांस किया था, उसकी वजह से चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ पाए। उसी तरह 1969 में चीन ने वियतनाम पर अटैक किया था, लेकिन वियतनाम अपने डिफेंस पर कम फोकस करने के बजाय उसने चीन के अगेंस्ट ऑफेंसिव एक्शन लिया, और इसकी वजह से वहां भी चीन को फोर्स होकर के न तो युद्ध को बंद ही करना पड़ा, बल्कि वियतनाम के टर्म्स पर वहां पर एग्रीमेंट करना पड़ा। तीसरी बात, अगेन जहां पर 62 की लड़ाई हुई थी, शुरुआत हुई थी, उसी इलाके में समदुरांगचू में 1987 में वो स्थिति पैदा आई, लेकिन फिर वहां पर इंडियन आर्म फोर्सेज में जितना स्ट्रांग रिएक्शन दिया,
आगे फिर चाइना कॉन्फ्लिक्ट करने की स्थिति में नहीं आया। 1971 में जो इंडियन आर्म फोर्सेस का रिसर्जेंस हुआ था और जिससे बांग्लादेश बना था, उससे मेरे ख्याल से चीन को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का राइजिंग स्टेटस इतना बढ़ जाए कि वो तिब्बत में उसके जो दुनिया भर के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हैंड पॉपुलेशन को बसाने का काम चल रहा है, उस पर अवरोध आए। और इसलिए इस सब को टेस्ट करने के लिए उसने डोकलम में अतिक्रमण किया। एक कोई दूसरा देश होता तो शायद बातचीत के साथ साथ उस चीज को समाप्त करने की कोशिश करता, लेकिन अगर बातचीत से मामला न सुलझे तो शायद कुछ कंसेशन भी देता। एज अगेंस्ट दैट जनरल रावत उस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। डोकलम के मामले पर पूरी फौज सीना ताने खड़ी थी। तीनों सैनिक जो सेनाएं हैं वो एक साथ रह करके युद्ध के लिए तैयार थी अगर ऐसी नौबत आती है। बिल्कुल आप युद्ध सही इन कह एनी रहे केस हैं उपाध्याय जी। और मैं आपकी जो आपने शुरुआत में बात कही उस बात को लेकर मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूं। सर, अगर कोई पद पहले से होता तो फिर उस पर काम कैसे करना है, चुनौतियां क्या क्या है, कि इसका आंकलन लगाया जा सकता है। लेकिन जो पद ही पहली मर्तबा क्रिएट किया गया हो और उसे बड़ा बनाना हो, उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा थी जनरल बिपिन रावत पर। राजेंद्र जी, क्या आपने अपना फोन म्यूट कर दिया है? एक बार। हाँ जी जी, मैंने कहा जहां तक कोई भी नया, अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना हो तो चैलेंजेस और ज्यादा होते हैं। एक नई फॉर्मेशन को अगर खड़ा करना हो, इसी तरीके से एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसका पूरा ढांचा भी अभी तक क्लियर ना हो। ऐसी चीज को बनाने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो कि खुद टोटल क्लैरिटी हो उसके माइंड के अंदर, दूसरा उसके अंदर ये शक्ति हो कि अगर उसके खिलाफ या उस रिफॉर्म्स के खिलाफ कोई बोलता है तो उनको कन्विंस किया जाए कि ये जो वो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक टीम मैन होना होता है, एक साथ साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। आई थिंक जनरल रावत ने बहुत हद तक ये काम पूरा कर दिया है। जहां तक थिएटर कमांड की बात है, थिएटर कमांड का भी ढांचा पूरा तैयार हो चुका है। उसके अंदर अभी जो थोड़े नट्स एंड बोल्ट्स को जो करना है टाइटन, यस वो हो जाएगा। एंड मैं समझता हूं कि अभी के बाद जो भी आदमी सीडीएस बनेगा उसके लिए काम और भी आसान है। तो ऐसा व्यक्ति, सर, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भले ही आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे हों, लेकिन वो इस देश को एक तजुर्बा देकर गए हैं, बहुत कुछ देकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक उपाध्याय जी, वेद चतुर्वेदी जी, जेके बंसल जी, राजेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।